Uh, Today we are going to discuss about the few points left in our earlier and our previous class about the family, kinship, and the marriage. Now, students, first of all, let's say let's see that I have already mentioned about the family, and that the family is the bond of the two persons, or a holy bond of the two persons to live together for a better life and to keep up the generations ahead. And it is the no doubt family. These two union of the two persons, male and female, is approved by the society. तो समाज क्या करता है? सोसाइटी अप्रूव करता है हस्बैंड वाइफ्स के जो रिलेशंस होते हैं, जो फैमिली है, दैट इज द सोसाइटी. फर्स्ट now family group of person directly linked by keen connection, very keen. It is the a family क्या है? एक ग्रुप है पर्सन्स का, टू पर्सन्स यानी हस्बैंड्स एंड husband, wife and children, and the directly linked by keen connection means the blood connection. Husbands, wife, they have the bond, and the childrens, they come together, so they have the keen connection. And now the adults member of which the adults member husbands and which now responsible for the earning for the caring for the children. और उसमें क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं? वो केयर करते हैं किसको? अपने बच्चे को. दे केयर फॉर देयर चिल्ड्रेन. एंड ये जो किनशिप यानी कि ब्लड जो टाई होता है, दिस इज द किनशिप मीन द ब्लड टाई. ब्लड टाइज आर कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं. और ये जो कनेक्शन है, जो किनशिप रिलेशन है, ये कैसे एस्टेब्लिश्ड होता है? इट्स बाय द टू वेज. फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड थ्रू द मैरिज. जो जो बॉन्ड होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, जो किनशिप जो होता है, वो किनशिप जो क्लोज एक ब्लड रिलेशंस बनता है, किनशिप बनता है, तो दैट हैपेंस थ्रू द मैरिज. ये तो मैरिज के थ्रू होता है, या थ्रू द लाइंस ऑफ डिसेंट्स, या पूर्वजों के थ्रू, बाय द डिसेंट्स. हमारी जो वन जनरेशन टू जनरेशन जो आती है कम डाउन डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, तो उससे रिलेटेड. या तो हस्बैंड वाइफ मैरिज के थ्रू क्या होता है? एक किनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, क्लोज ब्लड रिलेशनशिप रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं. और उधर से जो है, और या ये किनशिप कैसे मिलता है हमें? हमें अपने फोर फादर से मिलता है. forefather that comes down to us from our forefathers. whether या हमारी जो मैट्रिमोनियल या जो हमारी मैट्रिमोनियल एलायंसेस होते हैं, जो मैरिजियल एलायंसेस होते हैं, या उसके थ्रू या यूनियन होता है उसके थ्रू, ये किनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है. ओके, दिस इज द थ्रू द टू एंड डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कनेक्ट ब्लड रिलेटिव्स. जैसे हमें एक किनशिप कैसे मिलता है? मदर से. ब्लड रिलेटिव्स होते हैं मदर, फादर, सिबलिंग्स, ऑफ स्प्रिंग्स. और मैरिज कैन बी डिफाइंड एज ए सोशली एक्नॉलेज. मैरिज क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ को हमारी सोसाइटी क्या करते हैं? एक्नॉलेज करता है, उनको अप्रूवल देता है. मैरिज जो होते हैं उसमें सोशल सोशल गैदरिंग्स क्या होती है? वो एक दिस इज द काइंड ऑफ अप्रूवल फॉर दैट यूनियन ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, द टू पर्सन्स. When the male and female, the two persons, they comes together, and they come and bind together in the marriageal alliances, and this is the approved by the society. Society उसको approvals देता है, उसको acknowledged करता है हमारी society. And approved sexual union between two adults individuals, and the society now give the approval or acknowledged or a sexual union between the two
दो इंडिविजुअल्स के बीच में सेक्सुअल यूनियंस होता है, और ये यूनियन को अप्रूव कौन करता है? जो उस यूनियन में कौन आता है? हस्बैंड एंड वाइफ। एंड इट इज द अप्रूव्ड एंड एक्नॉलेज्ड बाय द सोसाइटी। समाज में उसको एक्नॉलेज करता है। ओके। एंड इंडिविजुअल्स व्हेन टू पीपल मैरी, जब वो शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो उनको एक यूनियन के लिए अप्रूवल मिलता है सोसाइटी से, सोसाइटी अप्रूव। और द मैरिज बॉन्ड आल्सो हाउएवर कनेक्ट्स टुगेदर ए वाइडर रेंज ऑफ पीपल। और इस मैरिज बॉन्ड में केवल दिस इज द नॉट ए यूनियन बिटवीन द ए हस्बैंड एंड वाइफ, केवल उनका यूनियन नहीं होता है। along with that, the large scale, a number of relatives from the bride sides, a number of relatives from the groom sides, they also come and become the relatives, and they join the kinship of the each other। दोनों की जो रिलेटिव्स हैं वो किनशिप, यहाँ पे एक ब्रॉडर वाइडर किनशिप एस्टेब्लिश होता है। ये केवल मैरिज इज ओनली द यूनियन ऑफ हस्बैंड नहीं, ये एक तरह से दो ग्रुप का, दो रिलेटिव्स ग्रुप्स के दोनों साइड्स का एक ब्रॉडर यूनियन होता है, एक ब्रॉडर रिलेटिव्स वहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। और रिलेशंस की जो दायरा है, जो रिलेशंस का जो स्पैन है, स्पैन ऑफ रिलेशनशिप वो और बढ़ता है। दैट इज द एंड मोरओवर रेंज ऑफ द पीपुल कनेक्ट्स टुगेदर, ए वाइडर रेंज ऑफ पीपुल एक साथ मिलते हैं शादी में, मैरिज में दोनों के रिलेटिव एक साथ, एक वाइडर रेंज ऑफ पीपुल मीट टुगेदर एंड मैरिज बॉन्ड आल्सो कनेक्ट्स ए वाइडर रेंज ऑफ पीपुल। पेरेंट्स, जिसमें कि पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड अदर ब्लड रिलेटिव्स बिकम रिलेटिव्स ऑफ द पार्टनर थ्रू मैरिज। और ब्लड रिलेटिव्स, दोनों पार्टनर्स जो होते हैं उनके रिलेटिव्स दोनों की एक साथ एक क्या होता है, एक बॉन्ड में बनते हैं। और दिस रिलेटिव से बिकम्स द रिलेटिव्स ऑफ द पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स के रिलेटिव्स क्या होते हैं, ये एक ब्लड बॉन्ड में बनते हैं, एक एक ब्लड का रिश्ता बनता है, और एक वाइडर बॉन्ड में एक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होता है। एंड अदर ब्लड रिलेटिव्स बिकम रिलेटिव्स ऑफ द पार्टनर थ्रू द मैरिज। फैमिली ऑफ बर्थ, अब इसमें देखिए, फैमिली ऑफ बर्थ यानी कि द फैमिली इन विच वन बर्थ, या हस्बैंड या वाइफ, टू बिलोंग्स टू द टू फैमिली, हस्बैंड also belongs to the one family and wife also belongs to the other family। the both now belongs to the two type of the family, दो फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड द फैमिली ऑफ बर्थ इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। अगर हस्बैंड्स का अपना फैमिली ऑफ बर्थ है, वाइफ का हर ओन रिस्पेक्टिव से फैमिली ऑफ बर्थ है, तो इस फैमिली ऑफ बर्थ को कहा जाता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, अगर ब्लड रिलेशन से जो बनते हैं, ब्लड से जो पेरेंट्स होते हैं उनके, और उससे दे कम, तो ये फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। एंड नाउ फैमिली ऑफ बर्थ इज कॉल्ड, इस फैमिली में, इन फैमिली इन विच द वेदर द हस्बैंड्स ऑफ द वाइफ टेक द बर्थ, दिस इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। एंड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन इसको कहते हैं। एंड नाउ वन थिंग इज द फैमिली इन विच पर्सन इज मैरिड, और जिस फैमिली में उस पर्सन की शादी होती है, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, और जिस अदर फैमिली में अगर उसकी मैरिज होती है, तो ऐसे फैमिली को फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहते हैं, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, दिस इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन इसको कहा जाता है। अगर ये मैरिज यानी कि जिससे अगर ब्लड रिलेशन बर्थ फैमिली को, अगर मिस्टर ए बिलोंग टू द
belong to his family, तो his family will be the called as the बर्थ, अपने बर्थ फैमिली को जिस फैमिली में इन विच ही हैज बर्थ बॉर्न, तो उसको क्या होगा, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं। और इन विच जिस फैमिली में उनकी मैरिज हुई है या मैरिज के थ्रू जिस फैमिली से वो क्लोज होते हैं, उनसे बॉन्ड उनका होता है, किनशिप उनको मिलता है, तो उस फैमिली को हम कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ऐसे फैमिली रिलेशंस को फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। द कीन हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड, और जो कीन या जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं, एंड द रिलेटेड थ्रू द ब्लड आर कॉल्ड कॉन्सैंग्विनल कीन। कॉन कॉन्सैंग्विनल कीन, कॉन कॉन्सिग्नल कीन, वो कौन जो ब्लड से रिलेटेड, जब जो कीन जो अपने रिश्तेदार या रिलेटिव्स हैं, अगर ब्लड का रिलेशन, अपने ब्लड का, तो ऐसी रिलेशन को हम कॉन्सैंग्विनल किंग किंग कहते हैं। एंड दोज एंड मोर ओवर वाइल द कीन हु आर रिलेटेड थ्रू द मैरिज, या वो कीन या वो रिश्तेदार या रिलेशन, जो कीन रिलेशन बनता है जो मैरिज के थ्रू बनता है, तो दे आर कॉल्ड एज द एफेंस। एफेंस किंग, इसको हम लोग एफेंस किंग कहते हैं, एफेंस किंग। और जो ब्लड से हमारे जो कीन है, ब्लड रिलेशन से, तो उनको सैंग्विन, एक कॉम सैंग्विनल कीन्स कहते हैं कॉल्ड। एंड जो हमें मैरिज के थ्रू जो कीन और जो हमें रिलेशनशिप मिलता है, उनका वो हमें हमारा बंधन और उससे किनशिप बनती है, तो इस तरह के एफाइंस किंग कीन कहते हैं। दिस इज द कॉल्ड द एफाइंस। द टू काइंड्स ऑफ द कीन्स आर हियर यू फाइंड, अंडरस्टैंड। और बर्थ से जो हमारा रिलेटेड फैमिली होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द कॉल्ड एज द फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। अगर हमें मैरिज के थ्रू अगर कोई रिलेशन मिलता है, नाउ हमारी किनशिप बनती है थ्रू द मैरिज, थ्रू द नाउ पर्सन्स मैरिड इज कॉल्ड फैमिली इन विच पर्सन इज मैरिड। जिस फैमिली में हमारी शादी होती है, किसी की शादी होती है, तो उसको हम फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहते हैं। और अपने परिवार, अपनी फैमिली के जो फैमिली है, दैट फैमिली इज कॉल्ड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। तो हेयर एंड जो ब्लड से हमारा जो द ब्लड से हमारी जो रिलेशन बनता है, जो ब्लड से, जिसके हम ब्लड से जुड़े होते हैं, उसे कॉन्सैंग्विनल से कीन्स कहते हैं। एंड जो मैरिज से जो किनशिप हमें मिलता है, जो रिलेशन मिलता है, जो क्लोज कीन रिलेटिव्स बनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एफेंस। तो दिस इज द divisions, this is the definitions of the king. Further अगर देखा जाए कि we see that कि we move to the next section, अगर हम चलें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड फैमिली, यानी कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हर परिवार या फैमिली रिक्वायर्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है फॉर द सर्वाइवल्स के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज वर्क क्या है। Everyone has to be the, every family has the economic life, a family, everyone whosoever living in the anywhere, तो now और हर आदमी, everyone now sets forth in his or her mind for the future work or employment। हर व्यक्ति के दिमाग में वर्क और एम्प्लॉयमेंट्स ऑलरेडी वो फिक्स करता है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अर्ली टाइम में ही वो फिक्स करने लगता है, और उस तरह वो थिंकिंग करने लगता है, मेडिटेट करने लगता है एवरीवन। तो नाउ हियर वी आर ओवर इन फैक्ट सिंप्लीफाइड व्यू है कि मेनी टाइप ऑफ वर्क डोंट कन्फॉर्म टू आइडिया ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट। हर आदमी क्या खोजता है, पेड एम्प्लॉयमेंट चाहता है। एवरीवन सीक्स द पेड एम्प्लॉयमेंट एंड मच ऑफ द वर्क डन इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। लेकिन हर वर्क केवल पेड एम्प्लॉयमेंट्स में ही नहीं होता है,
ये इनफॉर्मल इकोनॉमी में हमारे देश में अगर वर्क होता है तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी का कोई इनफॉर्मल किसको कहते हैं, जो गवर्नमेंटल स्टैटिक्स में उसका कोई रिकॉर्ड ना हो, विदाउट द गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स उस इकोनॉमी की उस ट्रांजेक्शन्स का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, या उस एम्प्लॉयमेंट का या उसका गिव एंड टेक का, तो इसको हम इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। मच ऑफ द वर्क डन इन इनफॉर्मल इकोनॉमी is not recorded in any direct way in the official employment statistics। इसको ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स में इसको ऐड नहीं किया जाता है। मच ऑफ द इनफॉर्मल, जो कि एक इनफॉर्मल यानी कि जो ऑफिस नॉन ऑफिशियल्स जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, दिस इज द एंड द टर्म इनफॉर्मल इकोनॉमी रेफर्स टू ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्फीयर्स ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और उससे आउट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप करते हैं, आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, दैट इज द नॉट रेगुलर नॉट ऑफिशियल, अंडरस्टैंड। तो दिस इज कॉल्ड द इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड sometimes involve the exchange of cash और सर्विसेज प्रोवाइडेड। कभी कभी ये इसमें इन्वॉल्व किया जाता है एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ कैश, बट ऑफन इन्वॉल्विंग द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में जनरली जो गुड्स है और आपकी सर्विसेज है उसको डायरेक्ट हम लोग एक्सचेंज करते हैं। दिस इज द नॉट रिकॉर्डेड। रेलवे लाइनें आप टिकट लेते हैं, वो आपका इनफॉर्मल, आपका एक फॉर्मल सर्विस आपको पेमेंट देते हैं, आपकी रिकॉर्ड है कि आपने इतना पेमेंट किया रेलवे डिपार्टमेंट का। लेकिन आप ऐसे ऑटो वालों को अगर दे रहे हैं, अगर किसी अदर से इनफॉर्मल प्राइवेट किसी गाड़ी को आप दे रहे हैं, पैसा जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो ट्रांजेक्शन इनफॉर्मल है, वो कहीं रिकॉर्ड स्टैटिक्स नहीं हो रहा है किसी चीज में, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर आर द टू काइंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और ट्रांजेक्शंस हैपनिंग इन द सोसाइटी। एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल, और वी कैन डिफाइन द वर्क वेदर पेड, और दो तरह के वर्क होते हैं, एक पेड वर्क और एक अनपेड वर्क। तो जब मदर है डे एंड नाइट्स वर्क करती है, हर फैमिली में आप देखेंगे कि मदर इज वर्किंग डे एंड नाइट्स फॉर द फैमिली, परिवार के लिए दिन रात। क्या उनका वर्क पेड होता है? नो, बट शी इज द बिजी more than the husbands and more than the one's father। मदर से 1 आवर ज़्यादा वर्क करती है अगर टोटल उनका कैलकुलेशन किया जाए। लेकिन वो क्या है, अनपेड वर्क है, उसमें कोई उनको पेमेंट थोड़ी मिलता है। एंड सेकंड है कि जो अगर वही कोई मेड आकर काम करती है घर में आउटसाइड से, या कोई सर्वेंट्स काम करता है, तो पेड है। विथ दैट द सेम वर्क सी डूज, मेड करती है वही काम करेंगे जो मदर्स करती है, लेकिन वो एक पेड है एक अनपेड है। कैरिंग आउट द टास्क ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द, और ये जो पेड और अनपेड जो होते हैं वर्क के, इसमें क्या है कि एक फिजिकल वर्क होता है और एक मेंटल वर्क। तो फिजिकल आप जैसे बॉडली कोई काम करते हैं, वो फिजिकल एफर्ट्स होते हैं, और विच हैज ए ऑब्जेक्टिव टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट केटर टू ह्यूमन नीड्स। और उसमें फिजिकल वर्क भी किया जाता है और मेंटल, दो तरह के वर्क आप जानते ही हैं, दो तरह के लोग काम करते हैं, एक फिजिकल करते हैं एक मेंटल, और दोनों का एक ही एम क्या होता है, केटरिंग एंड प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड द प्रोवाइडिंग द ह्यूमन नीड्स एंड द फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क में हम क्या देखते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। अब मॉडर्निटी का क्या मतलब है, डिवीजन। अब मॉडर्न सोसाइटी में जाइए, the division of work means क्या, division of work means कि if the certain uh, uh, for a one production, a single production के लिए अगर different works is divided on the basis of skill and the training to the different person, तो दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल आपको हम सिंपल सा दे दें, आपको कार का एक प्रोडक्शन करना है, जैसे मान लीजिए फोर्ड का या किसी कंपनी को कार बनाना है, तो कार बनाना है, तो उस कार में केवल एक ही जगह सब कुछ नहीं होता है उसमें,
तो कार्स में कई पार्ट्स होते हैं और ईच पार्ट्स इज नाउ मैन्युफैक्चर्ड इन द डिफरेंट कंपनीज। वो डिफरेंट कंपनीज में वो कार की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसका मैन्युफैक्चर्स होता है। डिफरेंट तरीके, कोई हैंडल्स में एक्सपोर्ट है, तो कोई मेटर, कोई समवन इज द इन द मैट्रेस में कोई है, कोई इंजन बनाने में एक्सपर्ट है, कोई बॉडी बनाने के लिए एक्सपर्ट है। और वर्क ये क्या है, इस तरह से जो स्पेसिफिक जो स्किल्ड लोग हैं उनके बीच में जो काम का हम डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेनिंग एंड अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेनिंग और देयर स्किल और इफिशियंसी। तो दिस इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ लेबर। और शहर में या किसी भी प्रोडक्शन में हर प्रोडक्शन यूनिट्स जो है भारत का, वो डिवीजन ऑफ वर्क के काम आधार पे करता है। डिवीजन वर्क्स को डिवाइड अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ पर्सन, वर्क एंड पोजीशन इज गिवन। तो प्री मॉडर्न टाइम्स में अगर देखा जाए, मॉडर्न टाइम्स में तो प्रोडक्शन क्या होता था, प्रोडक्शन वाज नॉट ए बेस्ड ऑन द सोसाइटी में वर्क इन फील्ड। लोग कहाँ काम करते थे, फील्ड में एग्रीकल्चर करते थे। एंड मोर ओवर पीपल वर्क इन फील्ड एंड केयर फॉर द लाइफ स्टॉक्स। अपनी जो कैटल्स होते थे उसको, उसकी देखभाल करते थे और फील्ड में काम करते थे। दिस वाज द टू वर्क्स जनरली एंड रफली। लेकिन इंडस्ट्रियल जो आज हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेल्ट में क्या देखते हैं कि डेवलप्ड सोसाइटी में ओनली टीनी प्रोडक्शन proportions of the population works in the agriculture। बहुत जो इंडस्ट्रियलाइज है कंट्रीज है वहाँ पे बहुत कम टीनी portions of the population is engaged in the agricultural work or in the farming itself and becomes the and the rest of the and becomes the industrialized। it is carried on largely by means of machine। और अब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, largely works are done on the basis of machines, by the tools or the heavy machines or rather than human hands। और मशीन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि वर्क्स आर परफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स आर डन बाय द ह्यूज मशीन्स with the help of the huge machine। और hardly the and no use of the hands and the human मैन पावर वहां पे नहीं काम करता, वहां पे मशीन पावर काम करता है। इन ए कंट्री लाइक इंडिया, भारत में क्या देखते हैं, लार्ज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी द रूरल एंड एग्रीकल्चरल इन्वॉल्वमेंट। लेकिन हमारे देश में क्या है, अभी भी देखा जाए तो 67 या 65% स्टिल पॉपुलेशन कहाँ है, दे आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर इन द रूरल बेल्ट। गांव में वो विलेज में एग्रीकल्चर कर, दे आर वर्किंग एंड द एग्रीकल्चर इन्वॉल्व इन अदर रूरल बेस्ड ऑक्यूपेशन। और वो इन्वॉल्व हैं अदर एग्रीकल्चरल और रूरल बेस्ड ऑक्यूपेशन में, दे आर द large scale 65% people are still they are clinging to the agricultural works। And moreover they are others trained in India too instance for expansion of the service sectors। for दूसरी बात कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स क्या है वो पीछे, और उससे थोड़ा एडवांस कौन सेक्टर्स बन गया, सर्विस सेक्टर। और द रेस्ट ऑफ जो पर्सन है वो सर्विस सेक्टर्स में। और नेशनल इनकम में आप जानते हैं कि किस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो किस सेक्टर्स का है, टर्सरी सेक्टर्स का सबसे अधिक। वहां पे क्या है, टर्सरी सेक्टर्स से जो वर्किंग है एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इज मच देन द एग्रीकल्चर। तो 65% पीपल आर इन एग्रीकल्चर बट द कंट्रीब्यूशन इज less than the 30% person who are engaged in the tertiary sector। And tertiary sector is now contributing the much much in the agriculture, much in the national income contributing। तो इस तरह से हम देखते हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का लिटिल लेस देन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स और द टर्सरी सेक्टर्स से उसका कम कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंटल वर्क चला एक प्रोसेस का, तो इंडस्ट्रीज गायब हो गई, हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर से हम सर्विस सेक्टर्स की तरह जंप करते हैं, और इंडस्ट्रीज हमारी इंटैक्ट है। इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन एक जॉब एब्जॉर्बेशन भी इंडस्ट्रीज में नहीं जितना कि सर्विस सेक्टर्स में है और एग्रीकल्चर में। तो हियर वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है
द इकोनॉमिक सिस्टम मॉडर्न सोसाइटीज में कि एग्जिस्टेंस ऑफ द हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, मैंने पहले भी कहा कि हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है everyone, and work has been divided into the enormous number of different occupation, और जो शहर का काम है enormous different occupations में works are divided in which people is specialized, किस वर्क कहाँ डिवाइड है, किसको रखा गया है, in which the people are specialized, मैंने कभी पहले ही कहा इस काम में जिस वर्क में लोग स्किल्ड हैं स्पेशलाइज्ड हैं तो ऑन दैट बेसिस दे हैव बीन द पुट एंड द केप्ट इन द डिवीजन ऑफ and the labor. According to that, they have been the division. Next thing is that we have to see here. You have to one of the most complex division. Work has been divided according to the specialized. In traditional societies में देखिए non-agricultural work entailed the mastery of crafts. अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में देखें तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि एग्रीकल्चर वर्क इंटेल मास्टरी ऑफ क्राफ्ट्स, वहाँ एग्रीकल्चर के साथ क्या है क्राफ्ट सिस्टम, जैसे पॉटर है फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है, ये सब क्राफ्ट पर्सन है, वीवर्स है, दे आर द क्राफ्ट पर्सन हु आर कंट्रीब्यूटिंग एंड असिस्टिंग टू द एग्रीकल्चरल वर्क, एग्रीकल्चर को वो बैकअप दे रहे हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए वो टर्शियरी सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को वो हेल्प कर रहे हैं, जैसे जितने भी वीवर्स एंड क्राफ्ट पर्सन हैं गांव में, एंड क्राफ्ट स्किल्स वेयर लर्न थ्रू ए लेंथी पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, और क्राफ्ट सिस्टम क्या है, कैसे सीखते हैं, थ्रू ए लेंथी पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप, एंड द वर्कर नॉर्मली कैरिड आउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, एंड उसमें वर्क कर क्या करता है, वो बहुत स्किल्ड नहीं होता, वो लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम से वो अप्रेंटिसशिप सीखता है, और फ्रॉम किसी भी वर्क और मैन्युफैक्चर को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड खुद ही उसको फिनिश करता है, स्टार्ट भी करेगा और उसको फर्निश्ड और फाइनल गुड्स के रूप में वही खुद ही कन्वर्ट करेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि उसका एक पार्ट कोई और स्किल्ड आदमी बना रहा है, दूसरा पार्ट कोई और बना रहा है, थर्ड पार्ट सम मोर, नो, सेम पर्सन नाउ परफॉर्म द entire works from beginning to the end and perform a manufacturer work. मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि विटनेस द शिफ्ट ऑफ द लोकेशन ऑफ वर्क, इसमें क्या है कि वर्क को लोकेट किया गया है कि इस गाड़ी की या व्हीकल्स के हैंडल ये बनाएगा, उसका चेन वो बनाएगा, दैट उसका सीट कोई और बनाएगा, उसका टायर कोई और बनाएगा, अंडरस्टैंड, तो ये हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एट द होम कंप्लीटली कलेक्टिवली बाय द मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, और ये एडवांस इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में क्या देखा, सच मशीनरी ऑपरेटिंग ऑन इलेक्ट्रिक या कोल कंट्रीब्यूटेड टू द सेपरेशन ऑफ वर्क एंड द होम, और एडवांस में क्या देखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग में कि वर्क एडवांस टेक्नोलॉजिकल में कि हर पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है, एवरीथिंग, every work is done on the division of factories owned by capitalist entrepreneurs. फैक्ट्रीज क्या कहते हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, एंड बिकेम द फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और जो फैक्ट्री में जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फोकल पॉइंट्स होते हैं, लेबर दे आर एट द लोअर रैंक एंड द डिवीजन ऑफ वर्क दे परफॉर्म द वर्क, बट उसमें ब्रेन का काम और इन्वेस्टमेंट का काम इंटरप्रेन्योर्स करता है। नेक्स्ट, पीपल सीकिंग जॉब इन फैक्ट्रीज वेयर ट्रेंड टू परफॉर्म द स्पेशलाइज, जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो ट्रेंड होते हैं, आप जानते ही हैं कि फैक्ट्री क्या है, वो डिवीजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फैकल्टीज में वो डिवाइड रहते हैं, डिफरेंट डिविजन्स, और उसमें पर्सन वेज और पर्सन वर्क किस लिए करता है, वेज के लिए। मैनेजर सुपरवाइज द वर्क, फैक्ट्रीज में क्या होता है मैनेजर होता है और वो आता है, और इंटायर वर्क ऑफ सुपरविजन इज डन बाय द मैनेजर,
एंड देयर टास्क वाज इनहांस्ड वर्कर प्रोडक्टिविटी, और उसका मेन काम क्या होता है कि डिसिप्लिन क्रिएट करना, मेंटेन करना, और जो प्रोडक्शन है हर फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का प्राइम मोटिव्स क्या होता है, अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना। एंड वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटीज है, मॉडर्न सोसाइटी का एक मेन फीचर्स है कि इनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, और इसमें एक इनॉर्मस जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होता है वो इनॉर्मस होता है, काफ़ी इंटरडिपेंडेंस होता है। और मोर ओवर वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द इमेंस नंबर ऑफ वर्कर्स स्ट्रेचिंग राइट अक्रॉस द वर्ल्ड, और सब भी अक्रॉस द वर्ल्ड और इन द कंट्री सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सेम यूनिट ऑफ द प्रोडक्शंस के लिए, सेम प्रोडक्शन गुड्स के लिए कई लोगों पर अगर पार्ट्स कई जगह बनते हैं, मान लीजिए कार है सब, और उसका पार्ट्स कई जगह बन रहा है कार, तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई कि नहीं, ये कार बनाने के लिए कई फैक्ट्रीज, कई कंपनीज पर डिपेंड रहना है एक सिंगल प्रोडक्शन कार के लिए। तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस जो है मॉडर्न में, दैट इंक्रीज एंड सर्विसेज दैन सस्टेन आवर लाइफ with few exception, vast majority of people in modern societies don't produce the food they eat। और इसमें देखा जाता है कि ज़्यादातर हम वास्ट सोसाइटी में क्या देख रहे हैं, आज की सोसाइटी जो हम लोग खाते हैं फूड, वो हम खुद प्रोडक्शंस नहीं करते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स एंड द हाउसेस दे लिव इन, द मटेरियल गुड्स दे कंज्यूम, जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, या तो हर चीज़ तो हम बनाते नहीं हैं। सपोज दैट आई एम टीचर, मैं टीचिंग कर सकता, मैं तो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा, वहाँ से हम फूड वहाँ पे हम प्रोडक्शन में, मैं कपड़ा तो नहीं बना रहा, मैं कपड़ा मैं ही बना रहा हूँ, एग्रीकल्चर मैं ही कर रहा हूँ, पढ़ा मैं ही रहा हूँ, और सब कुछ नहीं, नो, वी ऑल आर द इंटरडिपेंडेंट। हम पर टीचिंग के लिए डिपेंडेंट है बच्चे, या जो मैन्युफैक्चरर है, और मैन्युफैक्चरर पर हम डिपेंड हैं किस लिए, कपड़े के लिए और सम गुड्स के लिए। तो देयर इज अ इंटरडिपेंडेंट इन अ मॉडर्न सोसाइटी। ओके, वन थिंग्स, ये मेन फीचर्स है मॉडर्न सोसाइटी के। ओके बॉयज, बच्चों, द रेस्ट इज नेक्स्ट डे। ओके।